ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। MBBS 2021 बैच का सप्लीमेंट्री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है ये, और ये है पेपर 1 सेक्शन बी। अब कभी ये किसी एग्जाम में पेपर 1 को पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में इन्होंने पेपर 1 सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड किया। बात वही है, 50-50 मार्क्स के 2 पार्ट्स होते हैं पेपर 1 में, तो यहाँ पे सेक्शन बी मतलब पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि देख के लग रहा है कि एक क्लिनिकली ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जिसके 5 सब पार्ट्स हैं और टोटल मिला के 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ। A 45-year-old male patient visited the physician with complaint of sudden onset of left side of his face, has become motionless when he wake up in the morning. On examination, physician found his face is drawn to the right side when he tries to smile and cannot close his left eye. Patient also complains of dribbling of saliva from the left angle of the mouth. During mastication, food accumulates between the teeth and cheek, obviously of the left side. फर्स्ट सब पार्ट में बताना है 2 नंबर में, what is this condition called? तो this condition is a case of lower motor neuron paralysis of facial nerve, that is the 7th cranial nerve, जिसको कि बेल्स पाल्सी भी कहते हैं। बस 2 नंबर मिल गए भैया तुमको इसमें। लेकिन अगर सिर्फ बेल्स पाल्सी लिखोगे तो हो सकता है 1 नंबर मिले, क्योंकि बेल्स पाल्सी एक्चुअली है क्या वो ही लिखना है तुम्हें, ठीक है। तो लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस ऑफ फेशियल नर्व इज मोर इंपॉर्टेंट टू बी मेंशन्ड। सेकेंड सब पार्ट है इसमें, व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ दिस कंडीशन, ये 3 नंबर में लिखना है। पहली लाइन तो तुम क्लियर कट मेंशन कर देना कि द एग्जैक्ट कॉज ऑफ बेल्स पाल्सी इज स्टिल अननोन। बस क्या है कि लोग प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स गिनाते हैं, सोचते हैं कि इन कारणों से हो सकता है। जैसे कि कहा जाए तो बच्चों में नहीं होता है और ओल्ड एज में नहीं होता है। ज़्यादातर ये 15 से 45 15 to 45 ईयर्स की एज ग्रुप में होता है, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि कुछ रिस्क फैक्टर्स माने जाते हैं, मतलब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जिसमें ज़्यादा कॉमन होती है ये बेल्स पाल्सी, वो है प्रेगनेंसी, सोचने वाली बात है, प्री एक्लेम्सिया, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एलिमेंट्स। तो ये सब कंडीशंस हैं। एंड कभी किसी बेल्स पाल्सी के पेशेंट से मिलो, यू मे फाइंड कि ये जो हमने प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स बताए इनमें से कोई ना हो। इसीलिए कह रहे हैं एग्जैक्ट कॉज ऑफ बेल्स पाल्सी इज अननोन। फिर अगर लोकल फैक्टर पे जाके सोचो कि ये भी तो हो सकता है कि फेशियल नर्व जो फेशियल कैनाल से बाहर निकलती स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन में, और उसी क्षेत्र पे उसी रीजन में कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से नर्व सोलन या इन्फ्लेम्ड हो जाए, माइट बी दोज लोकल फैक्टर्स। जैसे कि देखा जाता है कि ये वायरल इन्फेक्शन होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स या वेरिसेला इन्फेक्शन, जिसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं, और ये इस रीजन में कॉमन भी होता है। फेशियल नर्व एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस के ओरिफाइस के लेवल पे भी इन्वॉल्व होती है, सेंसरी स्टिमुलस ले जाती है। और ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जो वेरिसेला इन्फेक्शन है ये सेंसरी गैंग्लियन में ही रिसाइड करता है, जैसे DRG हो गया, गैसेरियन गैंग्लियन हो गया ट्राइजेमाइनल का, जेनिकुलेट गैंग्लियन फेशियल नर्व का, ऑल दीज आर सेंसरी गैंग्लियंस। तो यहाँ पे वेरिसेला जोस्टर वायरस रिसाइड करता है, और अंडर इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशंस ये वायरस फ्लेयर अप कर सकता है, और फ्लेयर अप करके अलोंग द नर्व ही ट्रेवल करेगा, और उसी नर्व के डर्माटोमल एरिया पे जाके पस्ट्यूल्स एंड वेसिकल्स बना देगा, जिसे शिंगल्स कहते हैं। आजकल इसकी वैक्सीन का भी बड़ा ऐड आ रहा है, अमिताभ बच्चन जी इसका ऐड करते हैं। तो एक ये लोकल फैक्टर माना जाता है कि मे बी बिकॉज ऑफ दीज वायरल इन्फेक्शंस फेशियल नर्व इन्फ्लेम्ड हो सकती है, और उसकी वजह से डैमेज भी हो सकती है। तो इसमें 2 कॉजेज मिले हैं, ध्यान से सोचना। एक तो वायरल इन्फेक्शन या तो अक्यूट हुआ है या तो वो डोरमेंट था,
जो कि फ्लेयर अप हुआ है अंडर इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशंस। अब ये इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशंस क्या हो सकती हैं? वैसे तो सीधे से कीमोथेरेपी पहुंच जाता है इंसान सोच के कि भाई इम्यूनोसप्रेशन हो रहा है तो यानी कि कीमोथेरेपी चल रही होगी। अदरवाइज इन रेगुलर लाइफ अगर और सोचो तो कहते हैं पीपुल अंडर स्ट्रेस, पीपुल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून डिजीजेस एटसेट्रा। और भी लोकल लेवल पे अगर बात करें तो डायरेक्ट फेशियल नर्व इन्फेक्शन भी तो हो सकता है ना, और उससे जो रिजल्टिंग मैनिफेस्टेशंस आते हैं उनको लाइम डिजीज भी कहते हैं। एक और लोकल कॉज हो सकता है कि ये जो माइलिन शीथ कवरिंग द पेरिफेरल नर्व्स होती है अंडर द श्वान सेल्स, तो वो माइलिन शीथ में फैट इन्वॉल्व होता है। जैसे तुमने वेलेरियन डिजेनरेशन में पढ़ा होगा, आफ्टर दिस एक्सोंटोमिसिस टाइप ऑफ इंजरी, तो उसमें जो डिस्टल कट पोर्शन ऑफ दी नर्व फाइबर्स होते हैं उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं जिसमें कि फैटी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, बिकॉज दैट माइलिन इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ लिपिड, सो दैट डिजेनरेट्स। और अगर माइलिनेशन ख़त्म हो जाएगा तो नर्व्स की इम्पल्स कंडक्टिविटी कम हो जाती है, नियरली ख़त्म हो जाती है। अब एक और भी ऐड कर लो, अक्सर देखा होगा ठंड के मौसम में चिली वेदर्स इंसान बॉडी को तो पूरा प्रोटेक्ट कर लेता है, जैकेट्स और हर तरह से कैप्स लगा करके, शूज बूट्स एंड एवरीथिंग, ग्लव्स एंड एवरीथिंग, बट कान अगर खुले रह गए तो सबसे ज़्यादा ठंड कान पे लगती है। लोगों के कान लाल हो जाते हैं ठंड के मारे, और नाक पे भी। तो इसलिए बहुत सारे ये कैप्स आते हैं, मंकी कैप्स एंड ऑल, जो कानों को भी कवर करते हैं। इसलिए कहा जाता है ठंड में बाहर निकलो तो कानों को अच्छे से बंद करके जाओ, प्रोटेक्ट करके जाओ। तो ये बात पता होना चाहिए कि कान के पीछे होती है एक हड्डी मेस्टॉइड, और मेस्टॉइड के ही मीडियल अंदर की तरफ एक फोरामेन खुलता है, दैट इज कॉल्ड स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, क्योंकि उसके आगे स्टेलॉइड प्रोसेस होती है। सो बिटवीन स्टेलॉइड प्रोसेस एंड द मेस्टॉइड देयर इज अ फोरामेन कॉल्ड स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन थ्रू विच फेशियल नर्व कम्स आउट। अब सोचने वाली बात है, ये जो फेशियल कैनाल है जिसके अंदर से ये फेशियल नर्व बाहर आ रही है, तो उस कैनाल में फेशियल नर्व तो सूख जाएगी, ऐसे कब तक जीवन गुजारेगी? अंदर भी तो न्यूट्रिशन चाहिए होगा ना उसको। तो देयर इज एन आर्टरी from this posterior auricular artery generally, or sometimes from the occipital artery also, एक minor twig अंदर चली जाती है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से, so as to supply blood to the facial nerve inside the canal। ठीक, लेकिन ये पूरे रास्ते अंदर नहीं जाती, आधे रास्ते अंदर से एक आर्टरी आ रही है, because this facial canal opens on the posterior cranial fossa through the internal auditory meatus। इंटरनल ऑडिटरी मेटस पेट्रस टेम्पोरल की पोस्टीरियर वॉल पे एक होता है फोरामेन, वहाँ से ये फेशियल नर्व अलॉन्ग विद द वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व इंटर करती है। तो उसमें एक लेबरंथाइन आर्टरी भी चलती है। लेबरंथाइन आर्टरी किसकी ब्रांच थी? बेसिलर आर्टरी, समटाइम्स फ्रॉम एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो आधा रास्ता जो प्रॉक्सिमल है टुवर्ड्स द क्रेनियल कैविटी फेशियल कैनाल में ब्लड सप्लाई कर रही है लेबरंथाइन आर्टरी, और आधा डिस्टेंस फेशियल कैनाल में टुवर्ड्स द आउटसाइड ये ही जाती है स्टाइलोमेस्टॉइड ब्रांच फ्रॉम द पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर लॉट मेनी स्मॉल ब्रांचेस अलोंग इट्स कोर्स फ्रॉम द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सराउंडिंग आर्टरीज लाइक फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड्स। ओके, तो अब समझ में आई बात। ठंड लगने में अगर इन आर्टरी का ब्लड रुक गया तो फेशियल नर्व में इस्चेमिक चेंजेस आ जाएंगे, मे बी ट्रांजिएंट चेंजेस और मे बी परमानेंट डैमेज। सो बिकॉज ऑफ चिल्स एंड ब्लेन्स फेशियल नर्व पैरालिसिस का अटैक पड़ सकता है। मेक श्योर यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ व्हाइल गोइंग आउटसाइड इन कोल्ड एंड चिली वेदर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्ट योर ईयर्स एंड मेस्टॉइड विद अ वार्म कवरिंग। अब सुनो ज़रा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि अब तक जितने भी मैंने कॉजेज़ बताए हैं बेल्स पाल्सी के, ये सब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, कॉज नहीं है। मतलब श्योर शॉट नहीं है कि ये कॉज है तो इसकी वजह से बेल्स पाल्सी हो ही जाएगा। अब वो तो किस्मत की बात है कि या तो इन्फेक्शन हो या चिल्स एंड ब्लेन्स हो या इस्चेमिक इंजरी हो जाए, तो इन कारणों से बेल्स पाल्सी हो भी सकती है और ना भी हो, किस्मत की बात है, राइट। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें श्योर शॉट बेल्स पाल्सी होनी ही है, एंड वो है iatrogenic cause, that means due to negligence of the surgeon concerned।
जैसे कि ओटाइटिस मीडिया एक कंडीशन होती है, मैस्टोइडाइटिस या ओटोस्क्लेरोसिस, इन सब कंडीशंस में सर्जन हैज़ टू ऑपरेट अपॉन द मिडल ईयर and has to erode the walls, sometimes even reaching to the sigmoid sinus in the posterior cranial fossa, especially in case of otosclerosis. तो उसमें कहीं ना कहीं फेशियल कैनाल भी इंजर्ड हो सकता है और उसकी वजह से फेशियल नर्व पे निक लग सकता है, मीन्स फेशियल नर्व कैन बी कट, मे बी ड्यू टू नेग्लिजेंस और मे बी समटाइम्स द सर्जन हैज़ टू sacrifice the facial nerve so as to save the life of the person. तो इस कंडीशन में भाई अगर फेशियल नर्व्स कट गई है ड्यूरिंग ऑपरेशन तो बेल्स पाल्सी होनी ही है. नाउ दिस टाइप ऑफ इंजरी इज कॉल्ड न्यूरोटोमिसिस टाइप ऑफ इंजरी वेयर देयर इज अ कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ अ पेरिफेरल नर्व, न्यूरोटोमिसिस. और इस तरह के केसेस में पेशेंट अक्सर सर्जन को सू कर देता है and the surgeon has to compensate for that negligence, especially if the subject is a young unmarried girl. You can imagine what sort of discomforts, mental pressure she'll have to carry all her life with the disfigurement of her face. So in conditions में काफ़ी heavy amount surgeon को pay करना पड़ सकता है as a part of reimbursement for the medical negligence. Although surgeon has this option of defending that this nerve was involved in the disease process and had to be sacrificed, and of course there is a declaration which has already been signed by the subject or his or her relatives also, where they accept to face the consequences of the surgery. तो in short अब तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो गया है रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ बेल्स पाल्सी, जिसमें सबसे पहली लाइन पे तुम्हें लिखना है दैट द कॉज ऑफ बेल्स पाल्सी इज अननोन, इडियोपैथिक. बाकी जितने बताए वो सब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं और लास्ट में जो बताया है आइट्रोजेनिक कॉज, ये श्योर शॉर्ट कॉज है बेल्स पाल्सी का. तो भाई इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ये सब, अब तुम याद रख लो तो अच्छी बात है. देन थर्ड सब पार्ट, व्हाई द पेशेंट इज नॉट एबल टू क्लोज हिज लेफ्ट आई, ये भी 3 नंबर का है. हालांकि इसमें 3 नंबर जैसा कुछ है नहीं, सिंपल सी लाइन लिखनी है, नॉट एबल टू क्लोज हिज लेफ्ट आई. भाई क्लोजर ऑफ द आईज के लिए कौन सी मसल होती है? ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, वही तो कंस्ट्रिक्टर मसल है ना. तो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई के 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, तुम्हें पता ही होगा. एक होते हैं ऑर्बिटल फाइबर्स जो ऑर्बिट्स के पेरिफेरी में होते हैं, और जो आईलिड्स के ऊपर होते हैं वो होते हैं पाल्पिब्रल फाइबर्स. जो इनर कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं कवरिंग द आईलिड्स वो कहलाते हैं पाल्पिब्रल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई. इसके अलावा एक पोर्शन और होता है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई का जो लैक्राइमल सैक की वॉल पे जाके लगता है. और बड़ी बात यह है कि याद रखना कि लैक्राइमल पोर्शन ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, सोच के बताओ, वो लैक्राइमल सैक में फिलिंग कराएगी टीयर्स का या ड्रेनेज कराएगी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशन तो सारी करा नहीं रहे हैं, बट एटलीस्ट ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई अच्छे से कर लो. तो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई के लैक्राइमल फाइबर्स दे कॉज dilatation of the lacrimal sac for the filling of the lacrimal sac with the tears being drained into it through the lacrimal canaliculi, through the lacrimal punctum, and from that lacrimal sac there will be a nasolacrimal duct draining it downwards into the inferior nasal meatus, and there is a valve of Hassner present there. ठीक है, हालांकि ये सब तुमको ज़रूरी नहीं यहाँ पे लिखना. यहाँ पे जो पूछा है उसका रीज़न देखो, हम बहुत कुछ बता देते हैं. उसका मतलब ये नहीं कि तुम परेशान हो जाओ कि ये सब कैसे लिखेंगे, याद रहेगा कि नहीं. मेरा पर्पस ये है टू प्रोवाइड यू द फुल एंड कंप्लीट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ताकि यही क्वेश्चन नहीं, देयर माइट बी सो मेनी क्वेश्चंस फ्रेम्ड ऑन द सेम टॉपिक व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग. तो बस इसमें इतनी सी लाइन लिख देना है, बिकॉज फेशियल नर्व सप्लाइज द इप्सिलेटरल मसल्स, और अच्छे से लिखना है बिकॉज द लोअर मोटर न्यूरॉन्स रनिंग द फेशियल नर्व दे सप्लाई द इप्सिलेटरल मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन. दे आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम द पैनिकुलस कार्नोसिस and they are all supplied by facial nerve, which is derived from the second pharyngeal arch.
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई पैरालाइज हो जाएगी तो भैया उसको आंख बंद करने में दिक्कत होगी। एक रीजन और है कि सिर्फ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई पैरालाइज हो जाए तो भी एक बार इंसान अपना हाथ रख के उसको क्लोज करके सो सकता है, लेकिन मजबूरी ये है कि इसकी काउंटर मसल का मतलब हो गया कि द मसल्स विच कॉज ओपनिंग ऑफ द आईलिड्स एंड दैट इज लिवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियोरिस, और वो मसल जो है वो थर्ड क्रेनियल नर्व से इनोवेटेड ऑक्यूलोमोटर नर्व से। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व की तो इंजरी हुई नहीं है, वो तो नॉर्मल है। तो जब दो एंटागोनिस्टिक मसल्स में एक मसल पैरालाइज हो जाएगी तो जो उसकी काउंटर मसल है जो नॉर्मल है वो एक्शन प्रोनाउंस्ड हो जाएगा, मींस उसका एक्शन प्रभावी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस वजह से चूंकि ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई पैरालाइज्ड है और एलपीएस ऑफ द लेफ्ट साइड नॉर्मल है, तो इस वजह से एलपीएस उसको बंद होने नहीं देती। ठीक, इस वजह से तुम्हें 3 नंबर में डिस्क्राइब करना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th सब पार्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम द एंगल ऑफ माउथ। तो चूंकि सारी मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो पैरालाइज्ड हैं, तो अब तुमको ये सोचना है कि सलाइवा ड्रिबल क्यों करेगा और ड्रिबल करने को रोकता कौन है। भाई इफ यू हैव पर्स्ड योर माउथ मीन्स यू हैव क्लोज्ड योर लिप्स, तो सलाइवा बाहर नहीं आना चाहिए। तो क्लोजर ऑफ माउथ कौन कराता है? ऑर्बिकुलरिस ओरिस, दिस इज ऑल्सो कंस्ट्रिक्टर मसल क्लोजिंग द ओरल ओरिफाइस। तो एक तो इसके पैरालिसिस होने की वजह से ओरल ओरिफाइस पे ग्रिप नहीं रहता है, लाइक यू कैन नॉट पर्स योर माउथ टाइट। दूसरा रीजन ये है कि एक मसल होती है रिजोरियस और बक्सीनेटर मेनली, इनका काम ये होता है कि चीक्स को ये दांतों से सटा के रखते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई खाना खाते हैं तो वो खाना जो है चीक्स और टीथ के बीच में अगर होता है तो वो च्यू नहीं हो सकता, तो बक्सीनेटर उस फूड को टीथ के बीच में पुश करता है। समझ गए ना? जिस स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ टीथ एंड चीक्स के बीच में, उस स्पेस को कहते हैं जिंजोबक्कल वेस्टिब्यूल। ज्यादातर खाना इंसान वहीं रखता है और धीरे धीरे उसको दांत के बीच में पुश करती है ये बक्सीनेटर और आदमी च्यू कर लेता है। इसी तरह से यही स्पेस जब आगे आती है बिटवीन द लिप्स एंड द टीथ इन फ्रंट, तो उस स्पेस को कहते हैं जिंजोलेबियल वेस्टिब्यूल, जहां कुछ लोग खैनी, तंबाकू या च्युइंगम रख लेते हैं। दैट स्पेस इज जिंजोलेबियल वेस्टिब्यूल। तो ये स्पेस अब लैक्स हो जाएगी, लूज हो जाएगी, तो सलाइवा इसमें जमा होने लगेगा। एक नॉर्मल बंदे में ये दोनों मसल्स की बात करें अगर, तो जब बक्सीनेटर रिजोरियस इंटैक्ट रहते हैं तो सलाइवा जिंजोलेबियल या जिंजोबक्कल वेस्टिब्यूल में ज़्यादा कलेक्ट नहीं होता, बिकॉज हम मूवमेंट्स करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, च्यू करते हैं, तो इट डजंट कलेक्ट। बट अगर मसल पैरालाइज्ड है तो इस स्पेस में लॉट अमाउंट ऑफ सलाइवा जमा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ओरल ओरिफाइस जो है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है, तो उस साइड से सलाइवा ड्रिबल करने लगेगा। ठीक है, रुमाल लेके बैठना पड़ेगा। वैसे अच्छा हुआ ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने को मिल गया यहाँ पे, बिकॉज क्या है कि लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करते हैं छोटे छोटे से, तो आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेवेंट, ताकि बार बार मुझसे कोई पूछेगा आई विल आस्क देम टू वॉच दिस वीडियो। देन क्वेश्चन नंबर 1 का 5th सब पार्ट क्या है? हाउ द मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन आर टेस्टेड, और ये है 4 नंबर का। तो इसको तुम्हें डिटेल में डिस्क्राइब करना है। अब डिटेल में डिस्क्राइब करने से बहुत से लोग क्या होते हैं, बोर भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे अब इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी मेरे पास है, वो मैं लिंक अटैच कर दूंगा, दैट इज़ अबाउट द फेशियल नर्व इन डिटेल। उसमें टेस्टिंग ऑफ द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, वहाँ से तुम देख लेना। इतना सा हिंट कर देते हैं कि जो भी मसल जो एक्शन करती है उस एक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कॉज कराने के बाद उस एक्शन को करवाया जाता है सब्जेक्ट से। ठीक है, वैसे यूनिलेटरल पैरालिसिस में अगेंस्ट रेजिस्टेंस कराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज़ वन नॉर्मल साइड ऑफ द फेस, तो वो जो एक्शन करेगा वो अपने आप पुल हो जाएगा ऑन दी नॉर्मल साइड। ठीक, अब जैसे उससे कहोगे ब्लो दी एयर, तो ब्लो दी एयर जब करेगा मुंह से तो लेफ्ट साइड में जो एंगल ऑफ द माउथ है वहां से एयर लीक आउट करने लगेगी। विसिल करने कहोगे तो विसिल नहीं कर पाएगा, इसी वजह से क्योंकि एक तो वो ऑर्बिकुलरिस ओरिस बंद नहीं है, प्लस
विस्लिंग मसल में बक्सीनेटर है, चीक्स को कंप्रेस करना पड़ता है अंदर दांतों की तरफ, वो काम भी नहीं हो रहा है। तो ये भी तुम्हें दिखेगा कि वो विस्लिंग के टाइम में उसका जो लेफ्ट साइड का चीक है वो अंदर कंप्रेस नहीं हो रहा है। आईलिड्स क्लोज करा के देख लो, दोनों आईलिड्स क्लोज करा के कंपेयर कर लो, स्माइल करा के देख लो, है ना। रिंकल्स ऑन द फेस देख लो, जिस साइड पैरालिसिस होगी उस साइड के रिंकल्स भी नियरली खत्म हो जाएंगे, स्किन स्मूथ सी लगेगी। लेकिन जो एक्टिव और नॉर्मल साइड है उधर स्किन रिंकल्स दिखाई देंगे। फ्रंटालिस को चेक कर सकते हो, उसे को सामने देखो और ऊपर की तरफ कुछ पॉइंट कर दो, तो आस्क हिम टू लुक अप विदाउट एक्सटेंडिंग द नेक। तो फ्रंटालिस की क्रीजेस चेक कर सकते हो कि पैरालाइज साइड में वो नहीं बनेगी। और बहुत सारी मसल्स के बारे में सारी तुमको इसमें मिल जाएंगी, जो वीडियो मैं इसमें अटैच कर दूंगा फेशियल नर्व का, उसको देख लेना। वैसे भी फेशियल नर्व का यही नहीं लॉन्ग क्वेश्चन अदरवाइज वैसे भी आता है फेशियल नर्व पे, तो इसलिए ये फेशियल नर्व का तुम ज़रूर देख लेना। और इसमें एक क्लिनिकल टाइप ऑफ वीडियो है, लाइक वेयर लॉट मेनी MCQs आर डिराइव्ड, तो वो वाला भी मैं एक वीडियो ऐड कर दूंगा, एनिमेटेड वीडियो है, वो भी देख लेना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस वे यू टू राइट विद इन 500 वर्ड्स। 5-5 नंबर के 3 सब पार्ट्स हैं। पहला सब पार्ट है सर्कल ऑफ विलिस। देखा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसीलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जरूर रिवाइज कर लेना चाहिए। और मैं इसी काम में तुम्हें मदद कर रहा हूँ। अगर एग्जाम से 10 दिन पहले से डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो देख लोगे, तुम्हारा 40% चांसेस होगा कि तुम्हारे पढ़े हुए क्वेश्चंस जो तुमने देख रखे हैं प्रीवियस ईयर्स के वीडियोस में, उन्हीं में से 40% क्वेश्चंस आ जाएंगे। MCQs भी उसी में से ही मिल जाएंगे तुम्हें। तो सर्कल ऑफ विलिस आया था, ये आया था MBBS 2020 के सप्ली एग्जाम में। देखो भाई, ये जो पेन होता है ये आईपैड पे तो चलता नहीं, मुझसे स्लिप करता है, तो राइटिंग समझ लिया करो। पेपर 1 पार्ट 2 ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और तुम इसको देख सकते हो। उसमें सर्कल ऑफ विलिस बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन्ड है, वहाँ पे भी ये 5 नंबर का ही आया था। नेक्स्ट इज 2B, कैवर्नस साइनस विद अप्लाइड एनाटमी। खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब मैं क्या बार बार वही इमेज लगाऊं, डिस्क्राइब करूं, मैं इतनी मेहनत करूं, फ़ायदा क्या है अगर तुमको उससे हेल्प नहीं मिल रही है, लाइक यू डोंट इवन गिव फीडबैक्स। तो इसलिए मैं बस ऐसे ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आई बिलीव जिसने पढ़ रखा है उसको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक। सो रिमेंबर, कैवर्नस साइनस इज एक्चुअली अ स्पेस बिटवीन द एंडोस्टियल एंड मेनिंजियल लेयर ऑफ द डूरा मैटर। इट इज अ डूरल वेनस साइनस present within the middle cranial fossa on the either side of the body of sphenoid. Also you can say on either side of the sella turcica. तो यहाँ पे जो गैप होता है एंडोस्टियल और मेनिंजियल लेयर के बीच में, तो इसमें वेनस ब्लड जमा होता है। कैसे जमा होता है? बिकॉज में ट्रिब्यूटरीज ड्रेन करती हैं, लेकिन ब्लड डूरा से नहीं टच होगा। याद रखो, हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, इवन इन प्राइमरी स्कूल, that in human body the circulatory system is a closed circulatory system. तो इसका मतलब है blood always runs within the vessels, और हार्ट भी एक वेसल है, याद रखना। इट्स अ डायलेटेड मस्कुलर वेसल, मॉडिफाइड वेसल, क्योंकि उसकी भी इनर लाइनिंग एंडोथीलियम ही है। इसी तरह से डूरल वेनस साइनसिस में इनसाइड देयर इज अ लाइनिंग एपिथेलियम मेड अप ऑफ एंडोथीलियल सेल्स, फ्लैटेंड स्क्वामस सेल्स, उसके अंदर ब्लड रहता है। अब देखा जाए, जो स्ट्रक्चर्स कैवर्नस साइनस से गुजर रहे हैं वो इस एंडोथीलियम और डूरल शीथ के बीच में होंगे। जैसे इन लेटरल रिलेशन टू द डूरल वेनस साइनसिस you find is cranial nerves 3, 4 और 5th का V1, V2 डिवीजन, यानी ऑफ्थैल्मिक एंड मैक्सिलरी डिवीजन भी लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस के रिलेशन में आएगा, ठीक। ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ऑफ्थैल्मिक एंड मैक्सिलरी नर्व। अब सोचो V3 क्यों नहीं आएगा?
मैंडिबुलर नर्व इसलिए नहीं आती है क्योंकि जो गैसेरियन गैंग्लियन है जहां से ये तीनों डिविजन्स ऑफ ट्राइजेमिनल निकलती हैं, दैट इज रेस्टिंग ऑन द एपेक्स ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन, और उसी के आगे होता है फोरामेन ओवेल। तो मैंडिबुलर नर्व सून डिप्स डाउन थ्रू द फोरामेन ओवेल एंड रीचेस आउटसाइड द क्रेनियम। अब एक नर्व है जो कि मीडियल रिलेशन में आती है एंड दैट इज द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। सुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। और मीडियल रिलेशन में एक और चीज होती है, दैट इज द कैवर्नस कोर्स ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और इन दोनों में क्या रिलेशन है कि एब्ड्यूसेंट नर्व रन्स इंफ्रोलेटरली टू द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इन द मीडियल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस। ठीक, अब इसका जो रूफ बन रहा है वो रूफ मीडियली कंटिन्यू करता है इन द फॉर्म ऑफ डायफ्राग्मा सेलेई। वो तो तुम्हें ही पता ही है कि पिट्यूटरी स्टॉक पास होता है उसमें से एंड द पिट्यूटरी इज रिसाइडिंग देयर इन द सेलर टर्शिका, सो दैट एक्चुअली is a fold of dura mater called diaphragma sellae which extends laterally to form the roof of cavernous sinus। अच्छा, एक और बता दें हम बात इसमें, बिकॉज वॉल्स की बात आ रही है cavernous sinus की, तो पोस्टीरियर एज ऑफ द रूफ जो है, जो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल और एपेक्स ऑफ पेट्रस टेम्पोरल और पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस के लेवल पे जाके जुड़ रहा है, वहां पे एक पेट्रोस्फिनोइडल लिगामेंट होता है। उसके नीचे एक ओपनिंग बनती है जिसे कहते हैं कैनाल ऑफ डोरेलो। कैनाल ऑफ डोरेलो से ही इंटर करती है एब्ड्यूसेंट नर्व। इस पे भी एमसीक्यू आ चुका है। अब चलो भाई इसका ट्रिब्यूटरीज भी बता ही दिया जाए। जब बता ही रहे हैं, कम से कम ये होगा यू नो व्हेन यू वॉच इट तो एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा इसी बहाने। तो ट्रिब्यूटरीज इसके हर तरफ से इसमें आती हैं, ड्रेन करती हैं, और इससे इफरेंट्स भी निकलते हैं। स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द इमिशरी वेन्स, दे आर वॉल्वलेस चैनल्स, दैट। तो अब ऑर्बिट रीजन से अगर हम बात करें, ऑर्बिट से कैवर्नस साइनस में कम्युनिकेशन रहता है एंड दैट इज थ्रू द सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन, इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन, एज वेल एज सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना, वो भी आके ड्रेन करती है उसमें। अब याद आया डेंजरस एरिया ऑफ द फेस क्यों कहते हैं? इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन का भी वेनस ड्रेनेज यहीं पे पहुंचता है। फिर क्या होता है, कुछ मेनिंजियल वेन्स होती हैं या ड्यूरल वेनस साइनसेस होते हैं फॉर्म बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द ड्यूरा, पहले ही बता चुके तुम्हें। तो स्फिनोपराइटल साइनस याद है, ये चलता है along the lesser wing of the sphenoid, or you can say along the margins between the anterior and middle cranial fossa, that sharp edge। तो एक होता है इसमें स्फिनोपराइटल साइनस, मिडिल वेनिंजियल वेन भी इसमें ड्रेन करेगी। फिर कुछ ब्रेन की यानी कि सेरेब्रल वेन्स डायरेक्ट ड्रेन करती हैं इसमें, जैसे कि सुपरफिशियल मिडिल सेरिब्रल वेन, इंफीरियर सेरिब्रल वेन, ये भी ड्रेन करेगी। तो ये तो हो गए इसकी ट्रिब्यूटरीज, मीन्स इनकमिंग चैनल्स। अब होते हैं कुछ कम्युनिकेटिंग चैनल्स, यानी कि जिसके थ्रू ब्लड आ भी सकता है, जा भी सकता है। जैसे मैंने बताया था, पता नहीं पहले भी बता चुके हैं, डेंजरस एरिया ऑफ फेस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। सो वेनस ड्रेनेज ऑफ फेस अगर पढ़ोगे तो उसमें एक डीप फेशियल वेन होती है, ठीक है। दिस डीप फेशियल वेन एक्चुअली ड्रेन्स इनटू द टेरेगॉइड वेनस प्लेक्सस व्हिच इज सराउंडिंग द लेटरल टेरेगॉइड मसल। उस प्लेक्सस से इमिशरी वेन्स थ्रू द फोरामेन ओवेल, थ्रू द फोरामेन लैसेरम अंदर जाके कैवर्नस साइनस में ड्रेन करता है, या यू कैन से कि कैवर्नस साइनस का ब्लड इसके थ्रू बाहर आता है, मींस इट्स अ कम्युनिकेटिंग चैनल। सिमिलरली कैवर्नस साइनस का जो पोस्टीरियर एंड है वो, इफ यू रिमेंबर, एक चीज होती है क्लाइवस। क्लाइवस इज एक्चुअली द टिल्टेड पोर्शन ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोर्स, यानी कि फोरामेन मैग्नम में अगर तुम एंटीरियर वॉल में ऊपर की तरफ देखोगे, देयर इज अ स्लोपिंग सरफेस दैट्स कॉल्ड क्लाइवस। उसके ऊपर ब्रेन स्टेम रेस्ट करता है, तो उसके ऊपर पाया जाता है बेसिलर प्लेक्सस ऑफ वेन्स, और उस एरिया में बेसिलर आर्टरी भी चलती है, इसलिए याद रख सकते हो, क्योंकि ब्रेन स्टेम के वेंट्रल एस्पेक्ट में पॉन्स में क्या होता है, बेसिलर आर्टरी होती है, वहीं पे रखा होता है बेसिलर वेनस प्लेक्सस ओवर टू द क्लाइवस। अब इस बेसिलर प्लेक्सस से भी कम्युनिकेटिंग चैनल्स होते हैं कैवर्नस साइनस, और ये बेसिलर वेनस प्लेक्सस नीचे जाके फोरामेन मैग्नम के थ्रू इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस से कम्युनिकेट करता है। तो ये बोथ द वेज हैं। कहते नहीं इन्फेक्शन होता है तो वो ब्रेन में कैसे पहुंच जाता है, या मेटास्टेसिस होती है तो वो ब्रेन में कैसे पहुंच जाती है, क्योंकि इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस या ये बेसिलर प्लेक्सस, दीज आर वॉल्वलेस चैनल्स, ठीक।
तो कैवर्नस साइनस का ब्लड इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस में आ भी सकता है और इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस का ब्लड कैवर्नस साइनस में जा भी सकता है। एक और कम्युनिकेटिंग चैनल होता है, जैसे कि तुमने ब्रेस्ट में भी पढ़ रखा है, मेटास्टेसिस फ्रॉम वन ब्रेस्ट कैन रीच टू द अपोजिट ब्रेस्ट एज वेल। तो भाई इसमें भी यही इंपॉर्टेंस है कि अगर एक साइड के कैवर्नस साइनस में इन्फेक्शन हुआ है तो वो दूसरे में भी स्प्रेड करेगा, जस्ट बिकॉज यू हैव इंटर कम्युनिकेटिंग चैनल्स थ्रू दैट सेम डायफ्राग्मा सिलाई में ही होते हैं, आगे और पीछे। सो देयर आर टू इंटर कैवर्नस साइनस, दोनों लेफ्ट एंड राइट कैवर्नस साइनस को जोड़ते हैं, दीज आर प्रेजेंट विद इन द डायफ्राग्मा सिलाई। फिर बात होती है इसका ड्रेनेज। भाई अल्टीमेटली कुछ यूनिडायरेक्शनल फ्लो भी होगा ना इसमें, यानी कि इसका ब्लड बाहर की तरफ निकलना भी है, तो वो निकलेगा कैसे, किसके थ्रू? सो पोस्टरली देयर इज दिस पेट्रस टेम्पोरल बोन एंड पेट्रस टेम्पोरल से रिलेटेड डूरा है, उसमें दो डूरल वेनस साइनस बनते हैं, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस और इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। और इन साइनसेस के थ्रू कैवर्नस साइनस अपना ब्लड किस में अटेंड करेगी? सिग्मोइड साइनस में। सुपीरियर पेट्रोसल साइनस के थ्रू डायरेक्ट सिग्मोइड साइनस में और इंफीरियर पेट्रोसल साइनस के थ्रू डायरेक्ट इंटरनल जुगुलर में। यू नो व्हाट इज इंटरनल जुगुलर वेन? इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सिग्मोइड साइनस आउटसाइड द क्रेनियम थ्रू द जुगुलर फोरामेन। तो भाई ये सब तुमको बताना है। और एक बात इन्होंने अप्लाइड एनाटमी करके भी ऐड कर दिया इसमें। तो अप्लाइड एनाटमी में काफ़ी चीज़ें तो मैं बता ही चुका हूँ, मेनली इसमें यह है कि अब बात आती है कि कैवर्नस साइनस के फ़ायदे क्या हैं। तो फ़ायदा इसका ये है कि एक तरह का पूल ऑफ ब्लड है विद इन द क्रेनियम। यू नो द वेन्स इनसाइड द क्रेनियम हैव अ स्लगिश फ्लो। एक्चुअली वेन्स तो सेरेब्रल लेवल पे होते हैं, बट ड्यूरल लेवल पे देयर ऑल दी साइनसेस, और साइनसेस में ब्लड स्लगिश फ्लो करता है। तो इस वजह से अक्सर लोग पूछते हैं इस बात को कि द कैवर्नस पोर्शन ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हैज़ अ सिग्मोइड कोर्स। ये तो बहुत पूछा जाता है, मे बी ये हो सकता है अगली बार तुमसे कहीं पूछ भी लिया जाए। तो वो सिग्मोइड कोर्स क्यों है, उससे कैवर्नस साइनस को क्या फ़ायदा है, और कैवर्नस साइनस से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को क्या फ़ायदा है? तो देखो भाई क्या होता है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कॉमन कैरोटिड की ब्रांच है, और कॉमन कैरोटिड किसकी ब्रांच है? या तो आर्च ऑफ ऑर्टा की ब्रांच है या ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की ब्रांच है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पंप हो रहा है ब्लड, वो सीधे यहाँ तक आ रहा है। अब याद रखना कि आर्टीरियल ब्लड और वेनस ब्लड में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। आर्टीरियल ब्लड इज वार्मर देन द वेनस ब्लड, और ब्रेन टिश्यूज यानी नर्वस टिश्यू को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही ब्लड चाहिए होता है। यू कैन नॉट सप्लाई अ वेरी वार्म ब्लड रीचिंग टू द नर्वस सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस टॉर्चुअस कोर्स ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यानी कि सिग्मोइड कोर्स से एडवांटेज ये मिलता है कि आर्टीरियल ब्लड इसमें घूम फिर के सिग्मोइड कोर्स में जब जाएगा तो उसको ज्यादा समय लेना पड़ेगा, एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ ब्लड विद इन द इंटरनल कैरोटिड it will be cooled down by the peripheral venous blood in the cavernous sinus। तो ये एडवांटेज कैवर्नस साइनस ने इंटरनल कैरोटिड को दिया, और इंटरनल कैरोटिड ने कैवर्नस साइनस को क्या सपोर्ट किया? वो ये कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में पल्सेशंस होते हैं, अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग पल्सेशंस होते हैं। वैसे भी यहाँ पे कोई सॉफ्ट टिश्यू या हार्ड टिश्यू या फर्म टिश्यू सराउंडिंग में तो है नहीं, इट इज़ इन द पूल ऑफ वेनस ब्लड। तो यहाँ पे पल्सेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे इंटरनल कैरोटिड के, और उसकी वजह से जो स्लगिश ब्लड है कैवर्नस साइनस में वो रिगर्जिटेट होगा, हरकत में आएगा और सर्कुलेशन में आगे बढ़ेगा। ठीक, सो पल्सेशंस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हेल्प्स इन प्रोपल्शन ऑफ वेनस ब्लड प्रेजेंट इन द कैवर्नस साइनस। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं इंटरनल कैरोटिड और कैवर्नस साइनस। कैरोटिड आर्टरी में जो ब्लड है उसको कूल डाउन करा देता है। फर्दर मोर द स्पीड ऑफ ब्लड भी कम हो जाता है सिग्मोइड कोर्स की वजह से। ठीक है, जैसे बताया था कार्डियक आउटपुट लेफ्ट वेंट्रिकल से हो रहा है और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, यू नो, असेंडिंग ऑर्टा, आर्च ऑफ ऑर्टा, कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, तो प्रेशर बहुत होता है। एंड यू नो द वॉल्स ऑफ दीज लार्ज वेसल्स, असेंडिंग ऑर्टा, आर्च ऑफ ऑर्टा, कॉमन कैरोटिड, इसमें क्या होता है
इलास्टिसिटी बहुत होती है एंड ऊपर आते आते ये मस्कुलर आर्टरी बन जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है, आर्टीरियल ब्लड, दैट इज अंडर ग्रेट प्रेशर। और वैसे भी ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में और बढ़ जाता है। और इंटरनल कैरोटिड की ही एक ब्रांच है ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, जो कि सीधे ब्लड रेटिना में पहुंचाती है। तो ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर इन द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कुछ हद तक कम किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स सिग्मोइड कोर्स। अब अप्लाइड एनाटॉमी में बहुत कुछ बता चुके हैं, सीधे से बता देना कि डेंजरस एरिया ऑफ फेस का कम्युनिकेशन होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे कि डायरेक्ट में इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन पहुंचा रही है और इनडायरेक्ट में डी फेशियल वेन पहुंचा रही है, तो और वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस का भी इन्फेक्शन पहुंच रहा है। सो दीज आर द चैनल्स थ्रू विच इन्फेक्शन माइट रीच इनटू द कैवर्नस साइनस एंड कैन कॉज cavernous sinus thrombosis. Okay, now question number 2C. Posterior triangle of the neck, boundaries, roof, floor, contents and applied anatomy. ये वैसे भी सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर कोई पढ़ के जाता है, नहीं जाता तो जाना चाहिए। और अगर तुम्हें एग्ज़ाम देना है फ्यूचर में तो इसको ज़रूर पढ़ के जाना। और इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसके लिए बेहतरीन वीडियो है, बहुत डिटेल में पढ़ा है पोस्टीरियर ट्रायंगल। उसका वीडियो लिंक मैं अटैच कर रहा हूँ, वहाँ से पूरा पोस्टीरियर ट्रायंगल रिवाइज कर लेना। अगर नहीं पढ़ा है तो समझ लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वे यू हैव टू राइट विद इन 100 वर्ड्स। 2 नंबर के 5 क्वेश्चन है, ठीक। 3A ब्रोकाज एरिया, बेहतर रहेगा इसको तुम हमारे वीडियो से रिवाइज कर लो, क्योंकि यहाँ पे ये वीडियो बहुत लेंदी होता जा रहा है। सो आई विल अटैच द लिंक। ब्रोकाज एरिया पे वीडियो है। इनफैक्ट हमने वर्निक्स का भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है और ब्रोकाज से रिलेटेड जो एफेजियाज होते हैं वो सब मैंने उसमें डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। तो ब्रॉडमैन्स एरिया, एग्जैक्ट लोकेशन, फंक्शंस, लीजन्स सब डिस्क्राइब्ड है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3B, ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन। बहुत बार ये समझा चुके हैं और इससे रिलेटेड बहुत अच्छा वीडियो है बोल्ड टीचिंग का, वाइट बोर्ड टीचिंग का वीडियो है। उसमें मैंने ग्रोइंग एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स के बारे में बताया है, लॉन्ग बोन्स के पार्ट्स, ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड एपिफाइसिस, जॉइंट्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द ग्रोइंग लॉन्ग बोन्स डिस्क्राइब्ड है उसमें। उसको अच्छे से समझ लेना, देख लेना। देन क्वेश्चन नंबर 3C, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स वर्सेस सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। शॉर्ट में बता दे रहे हैं क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे मैं इसका वीडियो अलग से बना के बाद में अटैच कर दूंगा। अभी इतना समझ लो कि प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो होते हैं ये होते हैं टेम्पररी जॉइंट्स, यानी लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो फिर होते क्यों हैं? ये होते इसलिए हैं ताकि उस जगह पे जहाँ पे ये जॉइंट है वहाँ पे ग्रोथ पॉसिबल हो पाए, यानी ग्रोइंग एज में मिलेगा, यानी चाइल्डहुड एज में अप टिल 16 तक स्केलेटल मैच्योरिटी हो जाती है, 16 टू मैक्सिमम 18 ईयर्स, तब तक ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स दिख सकते हैं। उसके बाद दे अंडरगो सिनकॉन्ड्रोसिस, यानी फिर देयर इज सिसेशन ऑफ ग्रोथ, हड्डी रुक जाती है ग्रो करना। तो इस वजह से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को अक्सर सिनकॉन्ड्रोसिस के नाम से जाना जाता है। और बेस्ट एग्जाम्पल हो इसका जो है ग्रोथ प्लेट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस, जिसको हम फाइसिस कहते हैं, हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। वो दोनों एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स पे होता है और वो इलोंगेशन इन द लेंथ ऑफ द लॉन्ग बोन कॉज कराता है। तो वो जॉइंट है एक्चुअली एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस के बिटवीन देयर इज अ जॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ठीक। इस तरह के जॉइंट और जहाँ जहाँ पे मिलेंगे अपने आप सोच सकते हो कि चाइल्डहुड में जॉइंट्स होते हैं और एडल्ट में नहीं होते हैं, यानी कि जो बोन्स तुम डिसेक्शन हॉल में पढ़ते हो वाइवा टेबल पे रखे हुए, वो बोन्स अब एडल्ट बोन्स होती हैं, इसलिए उसमें वो जॉइंट्स नहीं दिखते हैं। बट चाइल्डहुड एज ग्रुप में जॉइंट्स होते हैं। ऐसे कौन से जॉइंट्स होते हैं जो फ्यूज हो जाते हैं?
जैसे कि मैं बताता हूँ, ध्यान से सुन लो। यानी कि स्कल बच्चे का और अडल्ट का बड़ा होता है, यानी स्कल में भी ग्रोथ होती है। जो स्कल में एंटेरोपोस्टीरियर ग्रोथ होती है वो इसी जॉइंट की वजह से होती है। यानी कि जो बेस ऑफ द स्कल में अगर तुम देखो फोरामेन मैग्नम के सामने एक ब्रॉड बार ऑफ बोन होता है, दैट इज कॉल्ड बेसी ऑक्सीपुट। वो बनता है बॉडी ऑफ स्फिनॉइड और बॉडी ऑफ ऑक्सीपिटल बोन से जुड़ के। तो इसके बिटवीन, यानी कि दोनों बोन्स के बिटवीन देयर वाज अ कार्टिलेज इन द अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, इसलिए इसको कहते हैं स्फिनो ऑक्सीपिटल जॉइंट। दिस जॉइंट कॉजेज एंटेरोपोस्टीरियर ग्रोथ इन द स्कल। जो ये कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स होते हैं, यानी कि रिब्स के एंटीरियर एंड में जो कार्टिलेजेस लगी होती हैं, उनके बिटवीन जो जॉइंट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, क्योंकि इस पे लेटर ऑन एडल्टहुड में कोई मूवमेंट नहीं होता। सिमिलरली फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट माना जाता है कि वो भी फ्यूज हो जाता है, तो इसलिए फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब सोचो, कभी इलियम, इस्चियम, प्यूबिस तुमने अलग अलग देखी हैं? जब भी पढ़ते हो वाइवा टेबल पे बोन रखी रहती है, हिप बोन, तो उसमें अलग से तो नहीं दिखती, लेकिन थी तो ये तीनों अलग अलग बोन ना। तो ये तीनों के बीच में भी प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, जो कि एसिटाबुलम के लेवल पे फ्यूज हो जाता है जाके। इसीलिए पूछा जाता है कि एसिटाबुलम में तीनों हड्डियों का क्या योगदान है। तो रिमेंबर, एसिटाबुलम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, 2/5 इलियम, 2/5 इस्चियम एंड 1/5 बाय द प्यूबिस। और फिर ये 16 साल की उम्र में सब फ्यूज हो जाता है और हिप बोन स्केलेटल मैच्योरिटी अचीव कर लेती है। अब समझ में आया, अर्ली चाइल्डहुड मैरिजेस में यही कारण है कि हिप बोन अगर कंप्लीट फ्यूज नहीं करी है, उसमें प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बचा है, तो प्रेगनेंसी अकोमोडेट करने के चक्कर में देयर माइट बी डिसफिगरमेंट और एनी सॉर्ट ऑफ लॉस ऑफ सिमेट्री, और माइट बी डायलिटेशन ऑफ द पेल्विस, मीन्स पेल्विस माइट बिकम मोर वाइडर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि 16 to 18 इज एक्चुअली द एज ऑफ स्केलेटल मैच्योरिटी। अब बात करते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को सिम्फाइसिस नाम से भी पहचाना जाता है। रिमेंबर दिस, सिर्फ प्यूबिक सिम्फाइसिस नहीं, सिम्फाइसिस वो सारे जॉइंट्स को कहते हैं जो कि सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। ठीक, इस पे भी एमसीक्यू आ चुका है। तो ये जॉइंट्स जो हैं ये परमानेंट होते हैं, थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होते हैं, और इन जॉइंट्स पे स्लाइट मूवमेंट परमिसिबल होता है। ठीक, एक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसका ये है कि दीज जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी। यानी दाएं बाएं आपको सोचने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल्स के लिए, सिर्फ मीडियन प्लेन में ही सोचोगे, एग्जाम्पल्स आ जाएंगे इसके। ठीक, तो पहले तो इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखो क्या है। प्राइमरी कार्टिलेज बता दिया मैंने कि अ प्लेट ऑफ हाइलैंड कार्टिलेज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द बोन, वो होता है प्राइमरी कार्टिलेज। सेकेंडरी में क्या होता है, द टू एंड्स ऑफ द बोन कवर्ड बाय एन हाइलिन कार्टिलेज, उसके बीच में एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क आ जाती है। ठीक, और उस फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क की वजह से स्लाइड मूवमेंट परमिसिबल होता है और हड्डी दोनों आपस में चिपकती नहीं है, सिनकॉन्ड्रोसिस नहीं होता है, इसलिए ये परमानेंट जॉइंट्स होते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे याद रखना, मैनिब्रोस्टर्नल जॉइंट, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स बिटवीन द बॉडी ऑफ वर्टिब्रे, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये तीन जॉइंट्स आपको याद रखने हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के एग्जाम्पल में। और एक और वर्ड होता है सिम्फाइसिस मेंटाई, यानी दो रैमस ऑफ द मैंडिबल बीच में ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो मिसनोमर है। ठीक, सिम्फाइसिस मेंटाई एक्चुअली अंडरगो सिनकॉन्ड्रोसिस, इट गेट्स फ्यूज्ड। कभी मैंडिबल में देखा है दो हाफ जो है मूव कर रहे हैं, बीच में ज्वाइंट है, ऐसा नहीं होता ना। तो सिम्फाइसिस मेंटाई इज अ मिसनोमर। क्वेश्चन नंबर 3D, नेम न्यूक्लियाई ऑफ सेरिबेलम। अगर ये इसको नेम द न्यूक्लियाई ऑफ सेरिबेलम लिख देते तो अच्छा होता। तो देखो भाई, न्यूक्लियाई ऑफ सेरिबेलम पे भी एक वीडियो है मेरा, और डिटेल में समझना है
तो उस वीडियो को देख लेना, लिंक मैं अटैच कर दूंगा। यहाँ पे सिर्फ नाम जान लो, चूँकि इन्होंने नाम ही पूछा है और निमोनिक के साथ बता रहे हैं। निमोनिक इसका होता है DEFG, बड़ा आसान सा है DEFG, ठीक। और D फॉर डेंटेड तो बड़ा फेमस न्यूक्लियस है, क्योंकि यही एक क्रम्पल्ड पर्स टाइप ऑफ शेप होता है, जस्ट लाइक इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस देखा होगा ब्रेन स्टेम में, उसी तरह से डेंटेट होता है। तो ये बड़ा सबसे न्यूक्लियस होता है डेंटेट, और इसका मॉर्फोलॉजिकल ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस सब कुछ उस वीडियो में दिया है, वहाँ से देख लेना। फिलहाल यहाँ पे नाम बता रहे हैं DEFG, एक निमोनिक दे दिया तुमको, D फॉर डेंटेट, देन यू हैव E फॉर एम्बोलीफॉर्म, देन F फॉर फास्टिजाई एंड G फॉर ग्लोबोस। बट इसमें एक ऑर्डर होता है, ये हमेशा एक ऑर्डर में प्लेस्ड होते हैं, और वो ऑर्डर होता है इसमें DEGF, यानी F और G को रोटेट कर दो, सो इट बिकम्स DEGF। और कोई अच्छा निमोनिक तुम बना लेना, यानी फैट गर्ल को गर्लफ्रेंड बना लो। गॉट इट नाउ? आई थिंक दिस विल हेल्प यू नाउ। सो DEFG तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर था, और उसके बाद FG को GF बना लिया। This is how you can remember the order of the nuclei of cerebellum. Question number 3E. Write the nerve supply and action of sternocleidomastoid muscle. भैया बहुत अच्छा वीडियो बनाया है इस पे। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का एक्शन, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, सब कुछ बहुत बढ़िया से, इवन इट्स क्लिनिकल अप्लाइड, सब दिया हुआ है एक वीडियो, और वो भी ऑस्पी फॉर्म में है। ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होता है उस फॉर्म में ये वीडियो है, ज़रूर देख लेना, लिंक अटैच कर दे रहा हूँ। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। MCQ नंबर 1, विच लेयर ऑफ स्काल्प इज नोन एज द डेंजरस लेयर ऑफ स्काल्प। स्काल्प पे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, MCQs भी बहुत आते हैं। स्काल्प पे शॉर्ट नोट आ चुका है पिछले साल 2020 बैच में, और यहाँ पे MCQ दिया है, वहाँ पे भी ये बाद में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फोर्थ लेयर, दैट इज़ द लेयर ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू, इसको हम डेंजरस लेयर क्यों कहते हैं। अब मैं हर जगह बार बार रिपीट नहीं करूँगा भाई, तुम उसको वहाँ से देख लेना, और आई बिलीव तुम्हें पता भी होगा। मोस्ट कॉमनेस्ट स्पेस फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द स्काल्प इज दिस लेयर। ये लूज है, इसके ऊपर की 3 लेयर मिला के सर्जिकल लेयर कहते हैं, ठीक है। तो इमिशरी वेन्स यहाँ पे आसानी से रप्चर हो जाती हैं, और सब गेलियल हिमेटोमा कहते हैं उसको, ठीक है। तो इस वजह से वेन्स ऑफ द स्काल्प में कोई इन्फेक्शन है वो यहाँ आसानी से आ जाएगा, और यहाँ से फिर वो अंदर ड्यूरल वेनस साइनस में भी पहुँच सकता है। इस वजह से इसको डेंजरस लेयर ऑफ द स्काल्प कहते हैं। MCQ नंबर 2, डीप सर्वाइकल फाशिया हैज ऑल द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स एक्सेप्ट प्रीट्रेकियल फाशिया, डेरिवेटिव होता है। प्री वर्टिब्रल फाशिया इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट is also a derivative of deep cervical fascia. Sphenomandibular ligament is not a derivative of deep cervical fascia, because remember, sphenomandibular ligament is a ligament derived from the first pharyngeal arch or the first branchial arch. And what is the cartilage of first branchial arch called? Meckel's cartilage. तो इसी मीकल्स कार्टिलेज से ही डिराइव होता है ये स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। आंसर हियर इज डी चॉइस। MCQ नंबर 3, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स लाई विद इन द पैरोटिड ग्लैंड एक्सेप्ट फेशियल नर्व, रेट्रोमैंडिबुलर वेन, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेना भाई। बाकी की सारी चीज़ें ऊपर की 1, 2 and 3 वो दे आर ऑल कंटेंट्स ऑफ द parotid gland. Actually they are passing through the gland, but this artery, internal carotid artery, lies outside on the medial or deeper relation to the parotid gland, enclosed in the carotid sheath. MCQ number 4, dash is a safety muscle of tongue. Hyoglossus, genioglossus, palatoglossus, styloglossus. Answer here is genioglossus, and this again is a repeated question. May not be directly in form of MCQ, but लॉन्ग क्वेश्चन टंग पे आया था,
और वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं 2020 के सप्ली बैच में आया था ये टंग का लॉन्ग क्वेश्चन। उसमें मैंने जीनियोग्लॉसिस बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की थी, तो एक बार वो क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लेना, उससे तुम्हें बहुत सारे आगे के एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि जीनियोग्लॉसिस टंग को आगे की तरफ पुश करके रखती है, जिसकी वजह से गलेट खुला रहता है, ओरोफेरिंजियल ओपनिंग खुला रहता है। और अगर ये पैरालाइज हो गई, इफ इट सैग्स डाउन, जैसे जनरल एनेस्थीसिया में ये ध्यान रखना पड़ता है कि जीनियोग्लॉसिस यानी टंग को हम बाहर की तरफ रिट्रैक्ट करके रखें, पुश आउट करके रखें, सो दैट एयरवे ऑक्लूड ना हो। और अगर ये पैरालाइज हो गई तो एयरवे बंद हो जाएगा। तो ये टंग को आगे की तरफ पुश करके रखती है, इस वजह से इसको सेफ्टी मसल ऑफ टंग कहते हैं। MCQ number 5, the nasolacrimal duct opens into dash superior meatus of nose, middle meatus of nose, inferior meatus of nose, vestibule of nose. आई थिंक ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसी क्वेश्चन पेपर में व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द लेक्राइमल पोर्शन ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई की जब बात कर रहे थे तब बताया था। Anyways, the answer here is inferior meatus of nose, and remember when it opens there, it has a valve, and that is called valve of Hassner, also called plica lacrimalis. एक और पॉइंट यहाँ पे याद दिला दें कि there are 3 concha on the lateral wall of the nose. Superior and middle concha, they are derived from the ethmoid bone, but inferior nasal concha is a separate bone. MCQ number 6. The main contribution in formation of cerebrospinal fluid is by choroid plexus within the lateral ventricles, choroid plexus within the third ventricle, choroid plexus within the fourth ventricle, ependyma of the ventricles. तो भाई CSF फॉर्मेशन एंड ड्रेनेज पे बहुत बढ़िया वीडियो है, पहले भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है इसी पे, तो ये आता ही आता है कहीं ना कहीं इससे रिलेवेंट क्वेश्चन, तो वो ज़रूर वीडियो देख लेना। और उसमें ये भी बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे कोरॉइड प्लेक्सस होते हैं, कौन कौन सी आर्टरीज कोरॉइड प्लेक्सस बनाती हैं किस वेंट्रिकल्स में, और कहाँ पे ज़्यादा बनता है CSF, कहाँ पे कम बनता है, और ड्रेन आउट कैसे होता है। एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड देयर। इस क्वेश्चन में आंसर होगा कोरॉइड प्लेक्सस विद इन दी लेटरल वेंट्रिकल्स। वैसे भी लेटरल वेंट्रिकल काफ़ी बड़ा होता है, इसका एंटीरियर हॉर्न होता है, पोस्टीरियर हॉर्न होता है, लेटरल हॉर्न होता है। लेटरल हॉर्न को बेसिकली इंफीरियर हॉर्न कहते हैं। बॉडी होता है एंड यू नो इसमें कोरॉइड प्लेक्सस भी ज़्यादा होता है। सो प्राइमरली द मेन प्रोड्यूसर ऑफ CSF इज द कोरॉइड प्लेक्सस विद इन दी लेटरल वेंट्रिकल्स। याद रखना, आंसर हेयर इज A. MCQ number 7, not a part of basal nuclei, corpus striatum, claustrum, amygdaloid body, habenular nucleus. So remember above 3 are part of basal nuclei. Actually corpus striatum, claustrum तो पढ़ा ही होगा. Amygdaloid is actually related to the limbic system and olfactory system present on the medial surface of the temporal lobe. And habenular nucleus, remember, is a part of epithalamus. Answer here is D. MCQ number 8. Great cerebral vein of Galen is formed by union of internal cerebral vein, anterior cerebral vein, superficial middle cerebral veins. अब देखो इन्होंने S लगाया, ये S इनको पहले भी लगाना चाहिए था। मिडिल सेरेब्रल वेन्स, तो ऊपर भी S लगा ही लो तुम, ऑब्वियसली पेयर्ड होंगी तभी तो यूनियन होगा। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में S नहीं लगाया है, क्यों? बिकॉज ये ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन अनपेयर्ड होती है, ठीक है। बाकी सब नीचे जितने ऑप्शंस में दे आर ऑल पेयर्ड। इसका आंसर याद कर लो अच्छे से, इंटरनल सेरेब्रल वेन्स, द 2 इंटरनल सेरेब्रल वेन्स ज्वाइन टू फॉर्म द ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन। और जब ये ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन बनती है तब इसमें 2 बेसल वेन्स भी खुलती हैं, जिनको हम बेसिलर वेन ऑफ रोजेंथल भी कहते हैं। और जहाँ पे ये ग्रेट सेरेब्रल वेन निकलती है इन द सब अरेक्नॉइड स्पेस, वहाँ पे डायलिटेशन होता है और वहाँ पे CSF सिस्टर्न बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड सिस्टर्ना एम्बियंस। और इसी सिस्टर्ना एम्बियंस में बेसल वेन ऑफ रोजेंथल भी मिलेंगी। MCQ number 9. Which of the following is not an example of saddle variety of synovial joint?
स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, कैल्केनियोक्यूबॉइड जॉइंट, इंकुडोमैलियोलर जॉइंट। आई नो तुमने बिना सोचे शोल्डर जॉइंट लगा दिया होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डाले ही जाते हैं टू पुश यू सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन पास। तो आंसर तो हो गया इसमें शोल्डर जॉइंट। इट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट वेराइटी ऑफ सिनोवियल जॉइंट। इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि सैडल जॉइंट के सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें पता होने चाहिए। 3 एग्जाम्पल तो यही हो गए, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट एक एग्जाम्पल, कैल्केनियोक्यूबॉइड जॉइंट दूसरा एग्जाम्पल, इंकुडोमैलियोलर तीसरा एग्जाम्पल हो गया। 2 और ऐड कर लो, 5 एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। 3 तो ये हो गए। एक तो सुपर इंपॉर्टेंट है जो लोग पीएमटी में नीट यूजी में पढ़ के आते हैं, दैट इज बिटवीन द फर्स्ट मेटाकार्पल एंड द ट्रेपीजियम कार्पल बोन। ठीक है, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल तो सबको पता होता है, लेकिन कार्पल कौन सी होती है, वो ट्रेपीजियम कार्पल बोन होती है, जिससे कि फर्स्ट मेटाकार्पल का बेस सैडल जॉइंट बनाता है। और 5वां एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूं दैट इज पेटेलोफीमोरल जॉइंट। ठीक, पेटेला एंड फीमर के बीच में जो जॉइंट है दैट इज ऑल्सो अ सैडल वेराइटी ऑफ सिनोवियल जॉइंट। लास्ट एमसीक्यू, सोमाइट्स डेवलप फ्रॉम पैराएक्सियल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म, लेटरल प्लेट मेसोडर्म, एंडोडर्म। आंसर इसमें ऑलरेडी मार्क करा हुआ है, सही है, एंड आंसर हियर इज पैराएक्सियल मेसोडर्म। तो ये जो इंट्रामेम्ब्रेनिक मेसोडर्म होती है वो ऐसे स्प्लिटेड होती है, लाइक पैराएक्सियल मतलब दोनों साइड ऑफ द स्पाइन जो मेसोडर्म कलेक्टेड है वो सेगमेंटेड होती है सोमाइट्स में। उसके लेटरल होती है इंटरमीडिएट मेसोडर्म, उससे बनता है जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। और फिर लेटरल प्लेट मेसोडर्म जो होती है बाहर की तरफ, उससे पूरी बॉडी वॉल बनती है। और जो उसका जो सोमैटोप्लूरिक लेयर है उससे बॉडी वॉल बनता है, और जो स्प्लैंक्नोप्लूरिक है उससे बनता है विसरा का मेसोडर्मल कंपोनेंट। ठीक, तो पैराएक्सियल मेसोडर्म जो है वो सेगमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन में होती है वर्टिकली, और उन सेगमेंट्स को सोमाइट्स कहते हैं। इन सोमाइट से क्या बनता है, स्केलेटल डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि वर्टिब्रे बनते हैं, स्केलेटल मसल्स बनती हैं, जो एक्सियल मस्कुलेचर है वो बनेगा, इसका रिब्स बनेगी, और साथ साथ जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है सराउंडिंग वो भी बनेगा। ठीक, तो ये था पेज 2 दैट मीन्स पेपर 1 का सेक्शन बी।